अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अभी भी वक्त है। इन वीडियोज का ध्यान से अध्ययन करिए। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से कौन अलग करता है? तो इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से ग्रेट चैनल या फिर इसको 6 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। 6 डिग्री चैनल, ठीक है। लघु अंडमान को निकोबार से, लघु अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब ये। मालदीव को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। भारत श्रीलंका के बीच में क्या है? तो मन्नार की खाड़ी है। पाक जल स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य भी है, दोनों है। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ही लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। बड़ा भी जस्ट मैंने बताया है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में ही तो सबसे बड़ा दिल्ली है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में अगर सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से आप देख लीजिए या जनसंख्या के हिसाब से देख लीजिए, दोनों में लक्षद्वीप ही आएगा। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है और राजस्थान सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है। और मध्य प्रदेश में वन क्या है? सबसे ज्यादा है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम इंदिरा पॉइंट है, बताया जा चुका है। ये लेकिन है कहाँ? ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। और अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें इंदिरा कॉल, तो वो कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। भाई अगर ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है। पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्वी घाट को कोरोमंडल और पश्चिमी घाट को मालाबार, ठीक। पश्चिमी घाट को मालाबार। भारत के जिन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है तो उनके नाम आप देख लीजिए। भारतीय मानक समय रेखा जो देशांतर रेखा है, उत्तर प्रदेश, मध्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों को टच करती है। नाम तो ऐसे जरूरी नहीं है। भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा? यूपी। लेकिन सबसे कम नगरों वाला राज्य कौन सा? मेघालय। लेकिन सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? एमएच, महाराष्ट्र। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम में है। सिक्किम है। हिमालय की बात करते हैं। हिमालय का अर्थ होता है हिम का घर। इसकी कुल लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला भाग है महान या वृहद हिमालय, या इसको हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे जो महान या वृहद हिमालय या हिमाद्री है, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ध्यान से देखिए। तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, ठीक है। और यह हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी है। पहला पार्ट बड़ा है, ठीक है। तो हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी पर ही हैं। जैसे कि कौन कौन से, ध्यान से देखिए। जैसे एवरेस्ट 8850 मीटर, कंचनजंगा ये भी वृहद हिमालय पे है, मकालू ये भी वृहद हिमालय पे है, धौलागिरी ये भी वृहद हिमालय पे है, और ये नंगा पर्वत याद कर लीजिए ये भी वृहद हिमालय पे है, और नंदा देवी ये भी वृहद हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। और इनमें से जो कंचनजंगा है, नंगा पर्वत और नंदा देवी, ये तीन, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और ये नंदा देवी, ये कहाँ है? ये आपके भारत की सीमा में पड़ते हैं, बाकी शेष नेपाल में आते हैं, ठीक है। इसी वृहद हिमालय में भारत की कुछ प्रमुख दर्रे भी अवस्थित हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कौन कौन सा? तो इसी वृहद हिमालय का पार्ट है कौन कौन सा? सिपकीला और बारालाचा, ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं।
बुर्जिला और जोजिला कश्मीर में अवस्थित हैं। नीटिला और लिपुलेख थांगला नीटिला, लिपुलेख और थांगला उत्तरांचल में है, उत्तराखंड मतलब। तथा लास्ट में है जेलेपला और नाथुला। जेलेपला और नाथुला सिक्किम में है। इनको अलग अलग लिख के याद करिएगा। माउंट एवरेस्ट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिए। तो माउंट एवरेस्ट, इसकी मैंने हाइट बताई थी, 8,850 मीटर है। और ये, लेकिन आपको याद रखना कि ये हिंदुस्तान में नहीं है, ये नेपाल में पड़ता है। इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को ही। और चीन में क्योमो लांगमा, चीन में क्योमो लांगमा तथा नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट तो इसको हिंदुस्तान में कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में स्थित कहाँ पे है, तो स्थित कहाँ है, ये नेपाल में है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की। और क्यों, लेकिन ये हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात करें कि हिंदुस्तान में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया कि कंचनजंगा, नंदा और नंगा, ये तीन हैं जो हिंदुस्तान में पड़ते हैं। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पड़ती है, कंचनजंगा पड़ती है। और वो कहाँ अवस्थित है, हिंदुस्तान में। दूसरा पार्ट देखते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं। पहला हमने देख लिया है वृहद हिमालय, जिसकी एवरेज हाइट कितनी थी, लगभग 6,000 मीटर थी। इसमें जो लघु हिमालय है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 1,000 मीटर लगभग। और यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। और जो वृहद हिमालय था वो उत्तरी श्रेणी था, मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया है। एक बात आपको यहाँ नोट करनी है कि जैसा मैंने अभी ऊपर बताया कि कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सिक्किम में अवस्थित है। लेकिन अगर भारत की ही सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो K2 है। क्या है, K2। K2 K2 जो है उसको काराकोरम या गाडविन आस्टिन कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,611 है। ये भारत की ही सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। लेकिन ये काराकोरम श्रेणी में है, ये हिमालय में नहीं है। और है कहाँ अवस्थित, पाक अधिकृत कश्मीर में है। तथा वृहद हिमालय के उत्तर में है, लेकिन हिमालय का भाग नहीं है, ये काराकोरम श्रेणी में आता है। तो दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूज मत होना। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो फिर जो मैंने आपको बताया, हिमालय का तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पर्वत, ठीक है। पहला हमने बता दिया आपको वृहद, ठीक है, पहला वृहद था, दूसरा लघु, और तीसरा क्या, प्रायद्वीपीय हिमालय, प्रायद्वीपीय पर्वत। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें है, पहली श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, अरावली। और इसमें से ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, जो गुरु शिखर है, ये इसके नाम से पूछा जाता है। गुरु शिखर क्या है, 1722 मीटर की है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वत श्रृंखला की, जो कि प्रायद्वीपीय हिमालय का भाग है, ठीक है। जो गुरु शिखर है, इस पर क्या है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू है, माउंट आबू। प्रायद्वीपीय हिमालय में भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आती है। और विंध्याचल पर्वत ही उत्तर व दक्षिण भारत को स्पष्ट रूप से अलग करता है। अगला पार्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इसी का प्रायद्वीपीय हिमालय का ही भाग है। तो इससे आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा जाता है, धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन किसकी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़। प्रायद्वीपीय हिमालय की ही अगला पार्ट है पश्चिमी घाट या सह्याद्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट, इनको ध्यान से पढ़िएगा। तो जो थाल घाट दर्रे हैं, तो थाल घाट दर्रा है, ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है, बस यही याद रखना है कि थाल घाट क्या है, दर्रा है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोर घाट
मुंबई को कोलकाता रेल मार्ग मतलब इससे गुजरता है, मुंबई कोलकाता रेल मार्ग भोर घाट से, ठीक है। और जो पाल घाट दर्रा है, इससे तमिलनाडु और केरल जुड़ते हैं। तो तमिलनाडु और केरल में पाल हैं। और थाली कहाँ, थाली मुंबई और नासिक वालों के पास है। प्रायद्वीपीय हिमालय का ही अगला पार्ट है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट के बाद पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट में एक ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो पूर्वी घाट श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, यही आपसे पूछा जाता है। अगला है नीलगिरी या नीले पर्वत। नीलगिरी ये भी प्रायद्वीपीय हिमालय का ही भाग है। नीलगिरी गिरी की जो पहाड़ियाँ, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, देखिए। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट की मिलन स्थली कहलाती हैं। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि पश्चिमी घाट इधर, पूर्वी घाट इधर, बीच में कौन पड़ रहा है? बीच में आपका नीलगिरी पड़ेगा, ठीक। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दुद्धा बेटा, बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा इनको ध्यान से पढ़िएगा। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दुद्धा बेटा, जितना बताया उतना ध्यान से कर लीजिएगा। सुदूर दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां भी हैं, सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इन्हें इल्ला मलाई पहाड़ी भी कहते हैं, इलायची की पहाड़ियां, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, अनाईमुड़ी भी कहते हैं, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी या अन्नामलाई पहाड़ियों में है, पड़ती है। जितना पढ़ाया उसको शॉर्टकट में देख लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। तो कंचनजंगा जैसे मैंने बताया था भारत में है। उसके बाद नंगा पर्वत और नंदा देवी, ये तीनों कहाँ है? हिंदुस्तान में है। उसके अलावा नामचा बारवा आप तिब्बत में याद कर लीजिए। और जो बच रहे हैं बाकी सब, जैसे कि माउंट एवरेस्ट वाला, उसके बाद मकालू, ये सब शुरू में बता चुके हैं हम आपको, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब कहाँ नेपाल में है। तो हिंदुस्तान में कौन कौन से हैं? कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी, ये तीनों के तीनों हिंदुस्तान में हैं। बाकी नेपाल में है। और तिब्बत में नामचा बारवा है। भारत के प्रमुख दर्रे, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एक एक करके देखते जाएंगे। पहला है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों पे है। काराकोरम दर्रा काराकोरम पहाड़ियों पर, इतना याद रखिए। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है। जोजिला दर्रा, जोजिला कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर राज्य के जास्कर श्रेणी में स्थित है, ठीक है। इससे ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना, श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता क्या है? जोजिला दर्रे से ही गुजरता है। श्रीनगर से लेह जाने का जोजिला दर्रा से। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर राज्य के ही दक्षिण पश्चिम में है। सीधा सा याद रखिए, जम्मू कश्मीर राज्य में है पीर पंजाल। अगला है बनिहाल दर्रा, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही है, पीर पंजाल श्रेणियों में। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है, बनिहाल दर्रे से। सिप कीला, सिप कीला दर्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी, अगर याद कर सकते तो याद करिए। तो सिप कीला दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। बस इतना याद करिए। इसमें आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं तीनों के तीनों दर्रे कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में है। इसमें से जो रोहतांग दर्रा है वो आपका पीर पंजाल श्रेणी से है, बाकी दोनों जास्कर श्रेणी से ही है, ठीक है। तो बारालाचा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रोहतांग दर्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिपकीला मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिपकीला, रोहतांग और बारालाचा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। राज्य तो सीधा सीधा ही याद होना चाहिए। माना दर्रा और नीति दर्रा कहाँ है आपके? उत्तराखंड, इतना तो कंफर्म याद रखना है, ठीक है। माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। इस बार एग्जाम के लिए नाथुला दर्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपीपी के लिए। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा दोनों कहाँ? सिक्किम में। लेकिन नाथुला इसलिए क्योंकि भारत चीन के मध्य जो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट बीच में रहा, वो इसी पे रहा। तो नाथुला और जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में है। बोमाडिला, यांगयाप और दिफू तीनों याद करने हैं, अरुणाचल प्रदेश में
तीनों के तीनों हैं। तो ऐसे याद करिए कि बोमाडिला, यांगयाप और दिफू अरुणाचल प्रदेश। दिल लगाकर तैयारी करते रहिए। 100% आपको सफलता मैं दिलवाऊंगा। जितनी जल्दी आप सफलता चाहते हैं उतनी जल्दी मिलेगी। बस दिल लगा के पढ़ाई करते रहिए। जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लीजिए। गारंटी है इस बार आपको एग्जाम में सिलेक्शन में दिला दूंगा। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, दक्कन का जो पठार है भारत में सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार भारत में सबसे बड़ा पठार है। आपके एग्जाम में मैदानों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझिए। भारत का विशाल मैदान, ध्यान सुनिएगा। भारत का विशाल मैदान विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ व घनी आबादी वाले भूभागों में से एक माना जाता है। विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ और सबसे घनी आबादी किसमें है? भारत के विशाल मैदानों में है। मैदान का सेंस सिर्फ आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो बेकार फील्ड है। मैदान का मतलब यहाँ रहने लायक और खेती करने लायक जमीन से भी होता है। आगे देखिए ध्यान से, इसमें क्या है। जो ये मैदान है भारत का विशाल मैदान, इस विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ। नदियाँ जो जो बालू मिट्टी कंकड़ बहा के लाती हैं तो उसी से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और इस की मोटाई गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा है और पश्चिम में सबसे कम है। ठीक है, गंगा का जहाँ जहाँ मैदान पड़ता है वहाँ सबसे ज़्यादा है और पश्चिम में सबसे कम होती है। और इसकी पश्चिमी सीमा कहाँ ख़त्म होती है? तो राजस्थान मरुभूमि में विलीन हो जाती है, काम खत्म हो जाता है वहाँ पे। इस स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, ध्यान सुनिएगा। केरल में इन मैदानों में समुद्री जल भर जाता है केरल में, और ये लैगून बन जाते हैं। ठीक है, केरल में इन मैदानों में समुद्री जल भर जाता है और ये लैगून बन जाते हैं। यहाँ पर मतलब केरल में इन्हें कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कयाल क्या है। तो कयाल उन मैदानों को कहा जाता है जहाँ समुद्री जल भर जाता है और ये लैगून के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? वेम्बनाड झील। पूछा जाता है सीधा सीधा कि वेम्बनाड झील कहाँ है। तो वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में अवस्थित है। ठीक, याद रखिएगा। मैदानों को भारत में 4 प्रकार से बांटा गया है। कैसा? पहला है भाबर प्रदेश। पहला क्या है? भाबर प्रदेश। दूसरा है तराई प्रदेश। तीसरा है बांगर प्रदेश और चौथा है खादर प्रदेश। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। पहला है भाबर, फिर तराई, फिर बांगर और खादर। भाबर, तराई, बांगर और खादर, ऐसे याद करिए। अब देखिए भाबर क्या है। तो हिमालयी नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से टूट कर गिरे कंकड़ों पत्थरों को लाने से जो मैदान बनता है वो भाबर कहलाता है। इसमें पानी धरातल पर नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि कंकड़ पत्थर लाते हैं। ठीक है। तराई प्रदेश क्या है? भाबर से नीचे तराई प्रदेश फैला रहता है। यह निम्न समतल मैदान होते हैं जहाँ पर नदियों का पानी इधर उधर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। दलदली तराई क्षेत्र में होता है। अगला है बांगर प्रदेश। नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। तो बांगर प्रदेश कैसी मिट्टी से बनता है? पुरानी मिट्टी से। जो खादर प्रदेश होता है यह प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है। प्रत्येक साल बनता है तो फिर नया ही होगा और इसकी उर्वरा शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान में मैदान 4 प्रकार से बांटे गए हैं: भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। भारत के द्वीपों से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, आइए देखते हैं। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा कोस्ट लाइन बोलते हैं। कोस्ट लाइन किसकी? गुजरात की। ये सबको पता है। तो गुजरात के बाद का आप याद करिए। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र की है। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा पहले गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र। गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। अगले द्वीप समूह की बात करें हिंदुस्तान में तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यह टोटल जो द्वीप समूह कहाँ है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान समूह में लगभग 200 प्लस द्वीप हैं। 200 प्लस।
इनमें से अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा कौन सा है? मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये द्वीप समूह देश के उत्तर पूर्व में स्थित पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, ऐसा माना जाता है। उत्तर अंडमान में स्थित सैडल पीक उत्तर अंडमान में स्थित सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? अंडमान की, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। और इन द्वीप समूहों में, अंडमान द्वीप समूहों में सबसे बड़ा कौन सा है? मध्य अंडमान। यहाँ से दो क्वेश्चन आपको मिले। तो अंडमान से दो क्वेश्चन कौन से मिले? बंगाल खाड़ी में स्थित तो पता है आपको। इस अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा कौन सा है? मध्य अंडमान। और सैडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब निकोबार की बात करें तो निकोबार द्वीप समूह में लगभग 19 द्वीप हैं, जिनमें से ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है, ठीक। तो अंडमान में सबसे बड़ा कौन था? मध्य अंडमान था। निकोबार में सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है। ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में है। उधर अंडमान कहाँ था? उत्तर में बताया गया था, ठीक है। बेरन और नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप हैं। बेरन और नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप हैं जो कहाँ हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं, ये याद रखिएगा। बेरन द्वीप समूह और नारकोंडम द्वीप समूह ये ज्वालामुखी द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, डंकन पैसेज मोस्ट इम्पोर्टेंट। डंकन पैसेज दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है तो अंडमान में ही, लेकिन डंकन पैसेज है वो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। ये फालतू के क्वेश्चन नहीं है, इसको याद रखिएगा। फिर से सुनिए, डंकन पैसेज दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस स्लाइड का पहले भी बता चुके हैं कि 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में है। यह किससे किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, सीधा सीधा। अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री। तो अंडमान और निकोबार 10 रुपए के कारण अलग हो जाते हैं, ऐसा याद करिएगा कि अंडमान और निकोबार 10 रुपए के कारण अलग हो गए हैं। अब लक्षद्वीप समूह के बारे में देखते हैं। तो ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। इसमें लगभग 25 द्वीप हैं, ये नहीं पूछेगा, लेकिन अरब सागर में है, ये याद रखिएगा। इसमें सभी द्वीप क्या हैं? कोरल रीफ हैं, मूंगे के द्वीप हैं। इनको कोरल आइसलैंड कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये प्रवाल भित्तियों से घिरे हैं। जहाँ कोरल होगा वहाँ प्रवाल भित्तियाँ जरूर होगा। तो लक्षद्वीप में कितने हैं? 3 द्वीप समूह। कौन कौन से? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और कावारत्ती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कौन कौन से? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और कावारत्ती। सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये है, 9 डिग्री चैनल कावारत्ती को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल कावारत्ती मिनिकॉय, कावारत्ती मिनिकॉय 9 डिग्री। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप समूह को मालदीव से अलग करता है। बता चुके हैं, लेकिन फिर से सुनिए। मिनिकॉय द्वीप समूह को मालदीव से कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। और अभी के हाल ही के दौर में जो एक समय चल रहा है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, 8 डिग्री वाला। अगला क्वेश्चन, ग्लेशियर देखेंगे क्या क्या है। इसको हिंदी में हिमनद कहते हैं, इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर क्या होता है? एक बर्फ संहति होती है, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जो उच्च स्थल से निम्न स्थल की ओर धीरे धीरे खिसकता है, ठीक है। उसी को ग्लेशियर कहते हैं। कुछ बड़े ग्लेशियर के नाम है, बस वही याद कर लीजिए। जैसे सियाचिन, नाम सबने सुना है, विश्व में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 72 वर्ग किलोमीटर लगभग क्षेत्रफल है इसका। अगला याद करिए, हिस्पर, ये भी ग्लेशियर है। बियाफो, ये भी ग्लेशियर है। बलतोरो, ये भी ग्लेशियर है। फेड चिनको, ये सब ग्लेशियर हैं, नाम याद रखिएगा। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बलतोरो और फेड चिनको। ये आपका रीजनिंग में भी काम करेगा, जीके जीएस में भी मैच करने के लिए काम करेगा। नदियों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिए। भारत में नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। कौन कौन सी? हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। आइए देखते हैं दोनों को।
अब हिमालयी नदियों की बात करें तो हिमालयी नदियाँ 12 मास प्रवाहित होती हैं, ठीक है। 12 मास प्रवाहित रहती हैं। इनमें से देखते हैं कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। अब सिंधु नदी तंत्र की अगर हम बात करें, इसको तंत्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस अकेला नहीं है, ये एक नए पूरा जाल, इसके साथ कई सारी नदियों का समूह चलता है। फिलहाल सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में, चीन में मानसरोवर झील, ठीक है। सानो ख्वाब अगर याद रखना तो याद रख सकते हैं, हिमनद है। सानो ख्वाब ग्लेशियर से, वैसे तो नहीं, नॉर्मली आप याद रख सकते हैं कि सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। और जो इस सिंधु नदी है ये लास्ट में अरब सागर में विलीन होती है, ये याद रखिएगा। सिंधु नदी तंत्र में आप 5 नदियां याद कर सकते हैं: सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब। इनके नाम जरूर याद रखिएगा: सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब। अगर और अच्छा पढ़ना है तो इसमें थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं कि सतलज मानसरोवर के पास से निकलती है, रावी कहाँ से निकलती है, ये सब निकलने की जगह है इनकी, चिनाब बारालाचा से। सिंध की सहायक, यही 5 नदियां हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई? झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज, ये सिंध की सहायक नदियां हैं। अगला है नदियों संबंधित क्वेश्चन। पंजाब और हरियाणा का मैदान, ये भी नदियों से ही निर्मित है। कौन कौन सा? सतलज, रावी और ब्यास से बना हुआ है। तो अब देखेंगे दोआब किसे कहते हैं। तो दो नदियों के बीच की जो भूमि निकलती है, मान लो ऐसे करके दो नदियां निकल रही हैं, ऐसे ऐसे। अब यहाँ एक इधर से निकल रही नदी, एक इधर से, बीच में अगर जमीन बच रही है तो इसके बीच की जमीन को क्या कहा जाएगा? दोआब कहा जाएगा। और आप यकीन मानिए इसमें से इतने बेहतरीन क्वेश्चन है ये सामने जो दिख रहे हैं, ये वाले, इनको आपको याद करना ही होगा इनमें से। जैसे बिष्ट दोआब मिल जाएगा आपको पेपर में। विष्ट दोआब क्या है? ब्यास और सतलज के बीच का है। ब्यास, सतलज, बिष्ट, ब्यास, सतलज, बिष्ट। बारी दोआब, ये ब्यास और रावी, ब्यास और रावी, बारी, ब्यास और रावी, बारी दोआब, ठीक। आगे है चाज दोआब, चाज, चेनाब और झेलम। चाज, ये आराम से याद रखते हैं। चाज में चेनाब का चा ले लीजिए और झेलम को इंग्लिश में जे। तो चाज थोड़ा सा आप बना सकते हैं, चाज, झेलम और चिनाब। रचना दोआब तो थोड़ा सा कम पूछा गया है, बाकी 3 जो हमने आपको बताया वो याद रखने हैं। सतलज नदी, यहाँ की एग्जाम्पल दिया है ये। कोलोराडो नदी अमेरिका में है और इसमें ग्रैंड कैनियन बनता है। तो कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन बनाती है, याद रखना है, ठीक है। ऊपर वाला बेशक मत याद करिए, करना तो कर सकते हैं। कि सतलज नदी तिब्बत के नारी खोशन प्रांत में क्या बनाती है? कैनियन बनाती है। अगर वो नहीं याद रखना तो ये वाला कोलोराडो वाला, ये जरूर याद रखिएगा, ग्रैंड कैनियन का। ये जानकारी है इतिहास के अनुसार। 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें तय ये हुआ था कि जो भारत है वो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 20% जल ही उपयोग कर सकता है। हिस्ट्री है, बाद में बताएंगे कभी, अभी समय नहीं है, पेपर नज़दीक है। ये क्वेश्चन देखिए, झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता, झेलम का वितस्ता। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी या फिर चंद्रभागा। चिनाब का क्या है? अस्किनी या चंद्रभागा। रावी का पुरुषणी या फिर इरावती नाम है, रावी का पुरुषणी या इरावती। ब्यास का बिपाशा, ठीक है। इतने जरूर याद करिए इसमें। अगर आप चाहते हैं कि इस बार जो 60,000 प्लस भर्ती आई उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, तो दिल लगा कर पढ़ते रहिए जितना पढ़ा रहा हूँ। गंगा नदी के तंत्र को आइए समझते हैं। तो गंगा नदी को शुरुआत में गंगा नदी नहीं कहते, ये सर्व शुरुआत में अलकनंदा नाम से चलती है। अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है। अलकनंदा नाम से बढ़ती है तो केदारनाथ में, इसको यहाँ पे केदारनाथ में कौन मिल जाती है? मंदाकिनी।
याद करते रहिएगा। अलकनंदा नाम से आगे चल रही थी। केदारनाथ में यहाँ पे इसको कौन मिल जाती है? मंदाकिनी नदी इधर से आती है, इसको मिल जाती है यहाँ। तो मंदाकिनी मिल गई और अलकनंदा मिल गई। फिर ये अपने किस नाम से बढ़ रही है आगे? ये अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती रहती है। तो इसको यहाँ पर आगे देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में कौन मिलता है? इसको भागीरथी नदी इधर से आगे मिलती है, यहाँ पर भागीरथी। भागीरथी नदी जैसे ही मिलती है, ठीक है, उसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी। तो ये कौन सी नदी थी? ये भागीरथी नदी थी। कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? बद्रीनाथ है। भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री। मंदाकिनी का उद्गम स्थल क्या है? केदारनाथ। ये 3 क्वेश्चन और हैं, बाकी जो मैंने समझाया। अब देखते हैं गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना, आगे चंबल, घाघरा, गंडक, कोसी, बेतवा और सोन। सीधा सीधा याद कर लीजिए, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना, चंबल, घाघरा, गंडक, कोसी, बेतवा और सोन, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। इनमें से अगर आपको और कुछ याद करना है तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, याद कर सकते हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी स्वयं की सहायक नदी हैं। किसकी? यमुना की। यहाँ डबल क्वेश्चन है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, लेकिन यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। हुगली नदी कोलकाता में। गंगा की एक प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटरी वितारिका है। गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। पद्मा, ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से कहा जाता है? जमुना के नाम से कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से बांग्लादेश से मिलती है और फिर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम दिया जाता है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम दिया जाता है। दोनों मिलती हैं और बे ऑफ बंगाल या बंगाल खाड़ी में काम खत्म हो जाता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा, सबने नाम सुना है। तो ये कहाँ है? बांग्लादेश में बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले पद्मा में से, पद्मा किसका नाम है? गंगा का, ठीक है। पद्मा में से मेघना नाम की एक प्रमुख नदी निकलती है। याद रखना कि मेघना किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो वो गंगा की है, ठीक। अब आगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे। ये भी मानसरोवर झील के पास से चीमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चीमा युंगदुंग पूछा गया है। तिब्बत, चीन में इसको सांगपो, एवं भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम दिया जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है, नाम अलग अलग है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ही क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। तो वहाँ पे जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और तीस्ता। ये नाम याद रखने हैं आपको। और ये हमने बता ही दिया, गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ठीक है। भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। परंतु भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है, ठीक है। बहने के आधार पर गंगा है और प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर ब्रह्मपुत्र है। तो ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी जल की मात्रा के हिसाब से मान सकते हैं हम लोग, लेकिन बहने के हिसाब से गंगा नदी। सिलेक्शन आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अभी हम लोग हिमालयी नदियाँ पढ़ रहे थे, अब है दूसरा भाग प्रायद्वीपीय नदियाँ। नदियों वाले चैप्टर हमने बताया था ना, नदी 2 पार्ट में होती है, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी। तो हिमालयी नदी वो होती है जो
12 महीने बहती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ वो होती हैं, ये मौसम पर निर्भर होती हैं, सीजनल होती हैं। ये बारिश की मात्रा या बारिश पर डिपेंड होती हैं, ठीक है। जो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, बारिश पर निर्भर होती हैं, बारिश पर, तो इनको दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी प्रवाह वाली नदी और पश्चिमी प्रवाह वाली नदी। अब इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ अर्थात ये पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्व का मतलब जैसे ये ईस्ट, इधर इधर की ओर बहेंगी, पूरब की ओर, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, पूर्व की प्रवाह वाली नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है कि पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं।